किसी भी चुनाव को समझना वो सिर्फ हार जीत के आंकड़े देखना नहीं होता, बल्कि एक पूरे सिस्टम को समझने जैसा है। आज हम लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक बनावट का विश्लेषण करेंगे। इसे एक केस स्टडी की तरह देखिए, जो पूरी तरह आंकड़ों और जमीनी हकीकत पर आधारित है। हमारा मकसद किसी व्यक्ति या पार्टी पर टिप्पणी करना नहीं, बल्कि उस किले को समझना है जो दशकों से यहां बना हुआ है, और ये देखना है कि क्या इसे बदला जा सकता है। तो हमारी ये जो पड़ताल है वो 4 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। पहले हम जमीन की नब्ज टटोलेंगे जहां नागरिक रहते हैं। दूसरा, उस चुनावी किले के आंकड़ों को देखेंगे। तीसरा, इन नतीजों के पीछे के जो कारण हैं उनका विश्लेषण करेंगे। और आखिर में बदलाव के लिए एक इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जमीन की हकीकत की, क्योंकि देखिए राजनीति की जो बड़ी बड़ी बहसें होती हैं ना, उनसे कहीं दूर एक शहर की असली कहानी तो उसकी गलियों में बसती है, लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों में। तो लखनऊ पूर्व के जो नागरिक हैं, और इसमें गोमती नगर और इंदिरा नगर जैसे पौष इलाके भी आते हैं, वो रोज आखिर किन मुश्किलों से जूझते हैं। खुले में पड़े कूड़े के ढेर जो सीधी सीधी बीमारियों को दावत देते हैं, जाम नाले जो पहली ही बारिश में सड़कों को तालाब बना देते हैं, गड्ढों और धूल से भरी सड़कें, बार बार बंद होने वाली स्ट्रीट लाइट्स जो सुरक्षा की भावना को कम करती हैं, और पीने के पानी की समस्या। ये वो मुद्दे हैं जो हर दिन हर पल जीवन की गुणवत्ता पर असर डालते हैं। और ये समझना, आप देखिए, बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ छोटी मोटी नागरिक असुविधाएं नहीं हैं। ये इंसान के सम्मान पर रोज लगने वाली छोटी छोटी चोटें हैं। जब किसी परिवार को साफ पानी तक नहीं मिलता, या जब बच्चे टूटी फूटी सड़कों पर स्कूल जाते हैं, तो ये सीधे सीधे उस व्यवस्था की विफलता है। देखिए, हमारे संविधान की बुनियाद ही हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है, और यह सम्मान साफ सफाई, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं से ही तो शुरू होता है। तो चलिए आप जमीनी हकीकत से जरा ऊपर उठते हैं और उन आंकड़ों पर आते हैं जो इस राजनीतिक किले की दीवारों की मजबूती बताते हैं। क्योंकि देखिए, अंक कभी झूठ नहीं बोलते, वो एक पैटर्न दिखाते हैं, एक पूरी कहानी कहते हैं। तो 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे हमें क्या बताते हैं? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिले लगभग 59.4% वोट, वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मिले 32.7%। आप देखिए, ये करीब करीब 26% का सीधा अंतर है। ये कोई टक्कर का मुकाबला था ही नहीं, ये एक तरफा था। यहां सवाल सिर्फ जीत का नहीं है, सवाल है जीत के मार्जिन का, उसके स्केल का। 68,731 वोट। सोचिए जरा, 2022 में जीत का अंतर ये था। ये कोई मामूली फासला नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक खाई है, जिसे पाटना किसी भी चैलेंजर के लिए एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि यहां पर सत्ताधारी दल की पकड़ कितनी गहरी और कितनी मजबूत है। अच्छा, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि 2022 तो एक अलग चुनाव था। तो ठीक है, चलिए 2024 के उपचुनाव को देख लेते हैं। इस बार तो विपक्ष एकजुट था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। पर नतीजे क्या रहे? बीजेपी का वोट शेयर लगभग 10 का 10, 58.4%। हाँ, गठबंधन का वोट शेयर थोड़ा सा बढ़ा, 36.4% हुआ। लेकिन असल बात यह है कि किले की दीवारें जरा भी नहीं हिले। एक एकजुट विपक्ष भी वोटिंग के उस बुनियादी पैटर्न को तोड़ने में पूरी तरह नाकाम रहा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये किला इतना मजबूत है क्यों? देखिए, सिर्फ नारों या चेहरों से चुनाव नहीं जीते जाते। हर जीत के पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है, एक सामाजिक और ऐतिहासिक समीकरण होता है। चलिए अब जरा उस समीकरण को डिकोड करते हैं। किसी भी चुनाव क्षेत्र का जो डीएनए होता है ना, वो उसकी डेमोग्राफी में, उसकी जनसांख्यिकी में छिपा होता है। लखनऊ पूर्व में अगर आप देखें तो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और कायस्थ जैसी अगड़ी जातियों का वोट एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा दलित और शिया मुस्लिम आबादी भी काफी निर्णायक भूमिका में है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का पारंपरिक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण है, उसका आधार यहां तुलनात्मक रूप से काफी छोटा है। और यही सामाजिक संरचना इस किले की नींव का पहला और सबसे मजबूत पत्र है। और देखिए, ये कहानी कोई 1-2 चुनावों की नहीं है, ये कहानी 3 दशकों की है। 1991 से ही यह सीट बीजेपी का एक मजबूत गढ़ रही है। आप आंकड़े देखिए, 1993 में 53% वोट शेयर, 1996 में बढ़कर 66%। हाँ, 2007 में एक बड़ी गिरावट जरूर आई जब वोट शेयर गिरकर 28% पर आ गया, लेकिन वो एक टेम्पररी झटका था। उसके बाद पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से ठीक किया और 2017 और 2022 में लगभग 60% पर अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। ये एक बहुत मजबूत राजनीतिक विरासत को दिखाता है।
अब इस किले को भेदने के लिए 2022 में विपक्ष ने एक तरह का प्रयोग किया। एक अर्बन टेक्नोक्रेट कनेक्टर प्रोफाइल वाले उम्मीदवार अनुराग सिंह भदौरिया को मैदान में उतारा। तो यहां असली रणनीतिक सवाल ये बनता है कि क्या एक अच्छी अकादमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड वो 26% के भारी भरकम अंतर को पाट सकती है? चलिए जरा इस प्रोफाइल का विश्लेषण करते हैं। कागज पर देखें तो ये एक बहुत मजबूत दावेदारी लगती है। आईआईएम से पढ़े हैं, पीएचडी हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, एक साफ सुथरी पढ़े लिखे व्यक्ति की छवि। लेकिन जमीनी राजनीति की अपनी अलग हकीकत होती है। कमजोरियां क्या थीं? बाहरी होने का एक ठप्पा, जमीनी कार्यकर्ताओं से जो सीधा जुड़ाव होना चाहिए वो लिमिटेड था, और डिजिटल दुनिया में भी उनकी मौजूदगी काफी कमजोर थी। तो हुआ ये कि उनकी जो अकादमिक ताकत थी वो जमीनी राजनीति की कमजोरियों पर भारी नहीं पड़ सकी। तो अब तक हमने समस्या का विश्लेषण कर लिया, ये समझ लिया कि किला मजबूत क्यों है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे चुनौती दी जा सकती है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए पारंपरिक राजनीति से हटकर सोचना होगा। एक डेटा ड्रिवन और इंजीनियरिंग अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। एक संभावित ब्लूप्रिंट इस 90 दिन की सीढ़ीनुमा योजना में दिखता है। स्टेप बाय स्टेप, पहले 30 दिन सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए, शिकायत निवारण टीमें बनाकर घर घर जाना, लोगों की एक एक समस्या को धैर्य से सुनना और दर्ज करना। फिर दूसरे 30 दिन संवाद और समाधान का नैरेटिव बनाने के लिए हर मोहल्ले में टाउन हॉल मीटिंग्स करना और एक ऐसा घोषणा पत्र जारी करना जो सिर्फ और सिर्फ नागरिक मुद्दों पर केंद्रित हो। और आखिरी 30 दिन उस पूरी मेहनत को जमीनी स्तर पर वोट में बदलने के लिए, बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ना और एक बहुत मजबूत गेट आउट द वोट मशीनरी को एक्टिवेट करना। और इस पूरे अभियान का, इस पूरी मुहिम का केंद्र बिंदु क्या हो? कोई बहुत बड़ी विचारधारा नहीं, बल्कि एक ठोस जमीनी वादा जो हर नागरिक से सीधा जुड़े। हर गली साफ सड़क, ये नारा सीधे उन डेली कट्स टू ह्यूमन डिग्निटी पर मरहम लगाने का काम करता है जिनकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। ये राजनीति को बड़ी बड़ी अमूर्त बहसों से निकालकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में ले आता है। और हां, आज के शहरी चुनाव क्षेत्र में लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं होती, डिजिटल जमीन पर भी लड़नी पड़ती है। इसका मतलब क्या है? हर वार्ड के लिए अलग व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना, छोटे छोटे वीडियोस बनाना जिसमें उम्मीदवार सीधे स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहा हो, मोहल्ले के लेवल पर डिजिटल विज्ञापन चलाना। यह सिर्फ एक तरफा प्रचार नहीं है, यह संवाद बनाने की, कनेक्शन बनाने की कोशिश है। और यहां यह याद रखना बेहद जरूरी है कि भारत के डीपीडीपी कानून के तहत किसी भी नागरिक से संवाद करने से पहले उनकी सहमति लेना और उनकी निजता का सम्मान करना, ये कानूनी और नैतिक दोनों तरह की जिम्मेदारी है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी बड़े सवाल पर लौटते हैं। क्या एक डेटा पर आधारित बहुत सावधानी से तैयार किया गया इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट 30 साल पुराने वोटिंग पैटर्न और गहरे सामाजिक समीकरणों को बदल सकता है? क्या बेहतर गवर्नेंस का एक खाका पारंपरिक राजनीतिक वफादारी पर भारी पड़ सकता है? देखिए, इसका जवाब किसी एक चुनाव में नहीं मिलता, ये एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, पुराने तरीकों से नए नतीजे नहीं मिल सकते। अगर बदलाव लाना है तो सोच और रणनीति दोनों को ही बदलना होगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080422141 602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।